हो गया। देखो ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑफ इंटरेस्ट्स इन जॉइंट वेंचर। ये न्यू इंट्रोड्यूस्ड है। इसका मतलब इस पर कोई हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे, बट हमने स्टडी मटेरियल को पूरा कवर कर लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट, मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। तो मुझे ये बताओ जॉइंट वेंचर का क्या मतलब है, मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है, मतलब रिटर्न या ओरल कॉन्ट्रैक्ट? कितने लोगों में होता है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, फॉर किस काम के लिए होता है? वो रामलीला कर सके इसके लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। किसके लिए होता है, नालायक कोई भी नहीं बता रहा। फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट कमाओ या कॉस्ट घटाओ, बात एक ही है, दोनों में ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेल बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ या प्रॉफिट कमाओ। ओके। विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। मुझे फटाफट से बताओ जॉइंट कंट्रोल में जॉइंट का क्या मतलब है? जॉइंट का मतलब है शेयरिंग ऑफ। कंट्रोल का क्या मतलब है? यहां कंट्रोल का मतलब है पावर टू गवर्न फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स ऑफ एंटिटी, यानी उसके फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैटर्स को चलाने की ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि साहब ये हमारे पास उसका कंट्रोल का मीनिंग है। हमारे पास इसके अंदर और वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट है। और मजे की बात है इस पर आपके पास कोई क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं है। दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। मुझे बताओ दूसरी बात हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। तो बताओ जी जॉइंट वेंचर कितने तरह के हो सकते हैं? या तो हो सकता है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, या हो सकते हैं ज्वाइंटली कंट्रोल्ड, वैसे 3 तरह के हैं पर मैंने 2 इकट्ठे कर दिए, ऑपरेशंस। ओके, इन दोनों को हमने इकट्ठा पढ़ाया था आपको। हमने कहा कि साहब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं अपना अपना ही शेयर ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज बाय प्रिपेयरिंग। ये हम कैसे बनाते हैं फटाफट से मुझे बताओ। मेमोरेंडम, जॉइंट वेंचर अकाउंट या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड P&L का क्या मतलब है? कंसोलिडेटेड का मतलब है सबका इकट्ठा। यहां कंसोलिडेशन का और दूसरा मतलब नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट यहां मतलब मानता है सबका इकट्ठा। यहां मैंने आपको आकर बताया था कि इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए अपने पास क्या सबके खर्चे रिकॉर्ड कर देने चाहिए, जितने भी ए के खर्चे हैं, जितने भी बी के खर्चे हैं, जितने भी सी के खर्चे हैं। क्या मुझे अपने पास इनकी इनकम भी रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, जितनी भी ए ने इनकम उठाई, जितनी भी बी ने इनकम उठाई, जितनी भी सी ने इनकम आई? तो क्या इससे प्रॉफिट मिल जाएगा मुझको, बैलेंसिंग फिगर, या लॉस भी आ सकता है? ये हमारा एक मेमोरेंडम अकाउंट है।
हम इसके अलावा अपने पास पार्टी की बुक्स में क्या करते हैं? पार्टी की बुक्स के अंदर हम अपने पास यहां पर बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर्स विद अदर्स का अकाउंट, जिसमें हम अपने अपने खर्चे लिख देते हैं। जैसे एक ही बात करें तो हम उसके खर्चे लिख देते हैं जो उसने बैंक से पे किए होंगे। इवन हम उसका प्रॉफिट भी लिख देते हैं। हम बोलते हैं कि भैया प्रॉफिट भी तुम्हें मिलना है। हम उसकी इनकम्स को भी रिकॉर्ड कर देते हैं कि हम बोलते हैं कि चल भाई तेरी इनकम भी तेरे पास ही आएगी, लेकिन सिर्फ ए वाली चीजें लिखते हैं। ओके, जो ए की है सिर्फ वही लिखते हैं। इस अकाउंट में अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो क्या वो बैंक से सेटल हो जाता है? बाय बैंक या टू बैंक बैलेंसिंग फिगर दूसरे पार्टनर्स के साथ वो लेन देन होकर के क्लोज हो जाता है। जब मैंने आपको ये बताया था तो मैंने कहा इनकी विशेषता क्या होती है? एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। जब इसमें एंटिटी बनती नहीं है तो इससे काम करना पड़ता है। इसमें डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं होता। फटाफट से बताइए डबल एंट्री अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है। वर्ड में ही पता चल रहा है ये मेमोरेंडम है। ये हम हिसाब लगा रहे हैं कि जैसे कागज पर होता है ना, डायरी में हिसाब लगाते हैं, ये हिसाब लगाने का तरीका है। वो भी एक प्रोसेस ड्रिवन है। क्या इसको करने का यही तरीका हो सकता है या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? कुछ और भी हो सकते हैं। आप एक्सेल शीट बनाकर जमा घटा करके भी कर सकते हैं, जो आपके पास तरीके हों। बट हम लोगों को चूंकि एकेडमिकली तैयार कर रहे हैं तो हमने कहा आपको ये 2 अकाउंट बनाने पढ़ने आने चाहिए। इसके ऊपर हमारे पास एक ही क्वेश्चन था और वो था क्वेश्चन नंबर 1। इकलौता क्वेश्चन था इसके ऊपर। ओके, फिर मैंने कहा कि दूसरा होता है ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, जिसमें कोई संस्था अलग बना दी गई है। अगर कोई संस्था ही अलग बना दी गई है तो क्या अब 2 पार्टीज हो गई? अब 2 पार्टीज हो गई। एक कौन हो गई? एक हो गई ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। ये तो अलग एंटिटी होगी। इसकी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी, इसका अपना जीएसटी नंबर होगा, इसका अपना टीडीएस नंबर होगा। ये एंटिटी क्या कंपनी भी हो सकती है? क्या ये एंट्री कंपनी भी हो सकती है? कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। और दूसरे होते हैं इसके पार्टनर्स। क्या पार्टनर्स को वेंचरर भी बोलते हैं? हां। क्या इसे इन्वेस्टर भी बोलते हैं? द आंसर इज यस। ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में अगर वो आपसे कभी भी कॉन्सोलिडेटेड P&L मांगता है या कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगता है तो अप्लाई योर 11th क्लास कॉन्सेप्ट्स एंड मेक P&L बैलेंस शीट्स। आप इसमें फॉर्मेट कौन सा रखोगे? फॉर्मेट रखोगे शेड्यूल 3 का। फॉर्मेट कौन सा रखोगे? शेड्यूल 3 का। वैसे वो आपको ये कैसे कैसे दे सकता है? क्या क्वेश्चन में दे सकता है? वो आपको ट्रायल बैलेंस दे सकता है और कह सकता है इससे P&L बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ये कौन से क्वेश्चन में था जिसमें ट्रायल बैलेंस दे दिया था और उसने कहा एंटिटी के लिए बनाकर दिखाओ? वो क्वेश्चन किया था ना जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 था वो। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ट्रायल बैलेंस दे दिया और कहा जी ये बनाकर दिखाओ? द आंसर इज यस। तो इज इट टफ? नॉट एट ऑल। क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दे और कहे P&L बनाकर दिखाओ और बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे दे, बोले ये रही इंफॉर्मेशन और उससे काम करके दिखाओ? क्या क्वेश्चन 2 जो आज सुबह किया उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी? उन्होंने कहा हमने मशीन खरीदी, प्लांट खरीदा, ये डेप्रीसिएशन है, ये अदर एक्सपेंस है, P&L बनाकर दिखाओ। असल में क्या होता है, आप लोगों को ना आदत पड़ गई है कि सेल का डाटा हो, अदर इनकम का हो, वो सब गायब कर रखा है। बच्चा कहता भाई साहब ये कैसा सवाल आ गया? जो नहीं है सो नहीं है। तुम्हारे ब्लड टेस्ट कराएं तो क्या उसमें निकलना चाहिए P&L के? नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। अब आपको नहीं P&L तो वही होता है जो मेरे को पता, ऐसा थोड़ा ना है। आपको सब आइटम पता है। आपको क्वेश्चन में 2 आइटम दे रखी हैं तो क्या कर सकते हैं?
तो क्वेश्चन 2 में आपकी क्वेरी क्यों थी कि P&L की कितनी आइटम थी बताओ? सिर्फ 2 आइटम थी, डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंस। और बैलेंस शीट की कितनी आइटम थी? बैलेंस शीट की इकलौती आइटम आ रही थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बाकी शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस थे। तो बट एनीवे दिस इज नॉट एट ऑल टफ, लेकिन इसके ऊपर यही पूछा जा सकता है। ओके, फिर हम बात करते हैं वेंचरर के बारे में कि इसके कंटेक्स्ट में कि ये क्या करता है। वेंचरर की भी 2 बुक्स बनती हैं, फटाफट से बताओ कौन सी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई वो अपने पास कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। अगर वो सेपरेट स्टेटमेंट बना रहा है तो वट एवर ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एंटिटी, उसको वो किस तरह से रिकॉर्ड करेगा? वो उसे रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस तरह से रिकॉर्ड करेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये इन्वेस्टमेंट वो किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? फटाफट से बताओ, कौन से एएस के हिसाब से करेगा? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। एक भी क्वेश्चन में ये आपको पूछा नहीं गया है। हां, शिवांश कॉलमनर कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर मान लो पार्टनर कंसोलिडेट कर रहा है, वो यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बना रहा है, यानी वो अपने साथ क्या जोड़ रहा है? वो अपने साथ जेवी को जोड़ रहा है। समझ में आ गई? वो अपने साथ किसको जोड़ रहा है? वो जेवी को जोड़ रहा है। तो मैंने आपको इसके अंदर कहा था भाई साहब चेक करो, जेवी टेम्परेरी तो नहीं? मैंने कहा चेक करो, जेवी टेम्परेरी तो नहीं? तो मुझे बताओ जेवी टेम्परेरी कब होता है? जब 2 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए। हेल्ड फॉर सेल इन नियर फ्यूचर। और दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंड ट्रांसफर टू पेरेंट। पेरेंट को फंड ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शंस है। यदि मान लीजिए रिस्ट्रिक्शंस से हमको पता चलता है टेम्परेरी है, इफ टेम्परेरी, तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाएंगे तो मुझे यह बताओ, आप अपने पास इन्वेस्टमेंट को किस पर रिकॉर्ड करेंगे? एट AS 13। किस पर रिकॉर्ड करेंगे? एज पर AS 13। सर इतने मुद्दे पर भी कभी सवाल पूछा है? एक थ्योरी क्वेश्चन था ना इसके ऊपर कि टेम्परेरी कब होती हैं, वो कौन सा नंबर था? टेम्परेरी वाला था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, टेम्परेरी कब होती है? मैं ये बताना चाहता हूं, दीज आर द पॉइंट्स वेयर इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड द क्वेश्चंस। अच्छा, इफ नॉट टेम्परेरी, तो मुझे बताओ देन हम क्या अप्लाई करते हैं? देन अप्लाई प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड्स। फिर आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाएंगे। इसको भी मितांशी, ये तो असल में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो आप AS 21 वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी सब्सिडरी के साथ जोड़ते हैं। यहां कंसोलिडेटेड का मतलब था इकट्ठा। ओके, वैसे ही इनमें भी क्या इनको भी हम कंसोलिडेटेड बोलते हैं? ये भी हो गया इकट्ठा। ओके, तो वर्ड कंसोलिडेटेड पे आपका कॉपीराइट नहीं है ना कि आप AS 21 में ही बोल सकते हो, बाकी जगह नहीं बोल सकते हो। ओके, अच्छा, तो मुझे ये बताओ, अगर इसके अंदर हमको अपने पास प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाना है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? मैं भूल गया। क्या इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है? फटाफट से बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है? द आंसर इज यस। क्या मिल जाता है मुझको? एसेट्स नहीं मिलते, शेयर इन एसेट्स मिलते हैं। ओ, शेयर इन एक्सपेंसेस मिलते हैं। ओ, शेयर इन इनकम्स मिलता है। और मुझे बताओ और क्या मिलता है? शेयर इन लायबिलिटीज भी मिलता है। मुझे यह बताओ, क्या इसमें अगर फर्क आ जाए
तो वो फर्क कहां जाएगा? आमतौर पे ये टैली हो जाता है, बट अगर डिफरेंस आए तो कहां जाएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इंटरेस्टिंगली इंस्टीट्यूट ने इस पर कभी भी एंट्री में क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब मुझे ये बताओ, जब आप इनको एक्सट्रैक्ट से करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पास उसको ए की या पार्टनर की अपनी बैलेंस शीट्स और पार्टनर की अपना P&L होगा, तो इस एंट्री का आप इफेक्ट दे देंगे, इफेक्ट ऑफ अबव एंट्री। तो मुझे बताओ, क्या आप अपने एसेट के साथ उसका शेयर जोड़ देंगे? क्या आप अपनी लायबिलिटी के साथ उसकी लायबिलिटी का शेयर जोड़ देंगे? क्या आपने सेल्स के साथ उसकी शेयर ऑफ इनकम जोड़ देंगे? क्या आपने खर्चों के साथ उसका शेयर ऑफ एक्सपेंस जोड़ दोगे? द आंसर इज यस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, वो कौन सा क्वेश्चन था? वो था क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको अपना भी डेटा दिया और कहा जी उसको जोड़कर दिखाओ? अब बारी आ गई एक और भी सवाल के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टनर की बैलेंस शीट तो दी नहीं, उन्होंने पार्टनर का P&L तो दिया नहीं, उसने कहा एक्सट्रैक्ट बना दो, एक्सट्रैक्ट बनाओ। क्या आपको याद है आपने एक्सट्रैक्ट भी बनाए थे? उसने कहा सिर्फ इस एंट्री की वजह से बैलेंस शीट P&L का एक्सट्रैक्ट बनाओ। कौन सा क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे थे? वो था क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन 2 में उसने एक्सट्रैक्ट मांग रखे हैं, जिसमें इस एंट्री का आप एक्सट्रैक्ट दिखाओगे कि इससे हमारी बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ जाता है, यह भी बताएंगे। ओके, तो अब यहां तक पहुंच गए। फिर मुझे बताइए, हमने आपके साथ यह कहा कि कई बार ट्रांजैक्शंस होती हैं, किसमें होती हैं? जॉइंट वेंचर्स एंड पार्टनर्स में ट्रांजैक्शन होती हैं। तो देखो उसके अंदर जो आप ओन ट्रांसफर करते हो, क्या उसका गेन लॉस कभी निकालोगे? मतलब ये, जैसे मान लीजिए एक दक्ष ने आधी कार, मतलब उसने कार धंधे में डाली, तो आधा मालिक कौन बन गया? शर्मा जी। और आधा मालिक कौन बन गया? दक्ष। मैंने भी कंट्रीब्यूट की थी साइकिल, तो क्या उस साइकिल का आधा मालिक मैं हूं और आधा मालिक कौन है? दक्ष। हम अपने शेयर को छोड़ करके गेन लॉस निकालेंगे कि अपने वाले का भी निकालेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या मैं सिर्फ जो मैंने ट्रांजैक्शन, मैंने अपना साइकिल दक्ष को बेचा है, उसका गेन लॉस निकालूंगा, या मैं कहूंगा नहीं नहीं सारा निकाल लो? हम सिर्फ अपने शेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इस पर एक क्वेश्चन किया था जिसमें 50% ही लिया था। इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड कहता है ओन ट्रांसफर पर नो गेन और लॉस। जो आप अपने आप को बेच रहे हो उस पर कोई गेन लॉस नहीं, लेकिन जो अदर पार्टनर्स के साथ आप लेन देन कर रहे हो उसमें गेन लॉस निकालना पड़ेगा। बताओ कैसे? व्हाट वी गेट किस पर लेना पड़ेगा? फटाफट से बताओ। व्हाट वी गेट किस पर? बुक वैल्यू पर के फेयर वैल्यू पर? यह लेना पड़ेगा एट फेयर वैल्यू। अच्छा, ये अपना शेयर लेना पड़ेगा या आपको पूरा लेना है? पूरा तो मैंने मना ही कर दिया ना, आपको सिर्फ देखना है जो शेयर आपको मिला या शेयर जो आपके यहां से गया। टू व्हाट वी गिव, ये किस पर लेना है? फटाफट से बताओ। जो दिया है वो किस पर लेना है? बुक वैल्यू पर लेना है। मुझे बताओ, इसके अंदर डिफरेंस गेन और लॉस आ जाएगा, जो भी इसके अंदर बैलेंसिंग फिगर आएगा। इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है? इस पर है क्वेश्चन नंबर 5। अब एक बार गिनती कर ले कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक और भी तो क्वेश्चन था, 7वां वाला भी तो इसी का ही है। कहता है जी बताओ कि ये वाला कब आपके पास डिसकंटिन्यू होगा। अच्छा, एक वो कह रहा है, हां इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मैंने कहा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है। क्या 8वें क्वेश्चन में उसने ये पूछा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट AS 13 में कॉस्ट पर आएंगी या इसमें परमानेंट डिक्लाइन हो गया है तो किस पर आएंगी? तो क्या इस पर भी क्वेश्चन है?
तो अब आप देख लें 8 के 8 क्वेश्चन। तो इंस्टीट्यूट ने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला पार्ट 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 भी कर लिया। सबके ऊपर उसने एक एक चीज कराई, एक ही चीज नहीं कवर कराई। वो कौन सी थी? मीनिंग पर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कोई भी, बट हमको तो सब चीजें करनी है तो ये कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके